Very good afternoon to all. I am Dr. Tanushree presenting you a lecture on development of criminal law in India. Now, criminal law, which is an important part of legal history syllabus and a very important topic also in law. Let us begin with the lecture. During the reign of Mughals in India, criminal justice was administered according to the Mohammedan law of crimes. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जब इंडियन रीजन में एस्टेब्लिश होती है, बंगाल, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे रीजन में, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जब ऑलरेडी प्रेवलेंट लॉज होती हैं उन्हीं को लंबे टाइम पीरियड तक ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू करती है। इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। एक रीजंस ये इनमें से एक है कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फील होता था कि अचानक से अगर वो इंग्लिश लॉ इंडियन रीजन किसी भी इंडियन रीजन के ऊपर लागू करेंगे तो लोगों को उसे समझने में भी प्रॉब्लम होगी और उसको एक्सेप्ट भी मुश्किल से किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंडियन रीजन में मुगलों का रूल था, तो जो भी लॉ ऑफ क्राइम्स या मॉडर्न लॉ ऑफ क्राइम्स जो कि मुगलों के रूल के दौरान प्रेवलेंट था जिन जिन रीजन्स में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन सभी रीजन्स में इसी मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स को कंटिन्यू करती है शुरू में। द इंग्लिश व्हेन दे टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग Bengal, Bihar, and Orissa found this law as well established in the country. They did not disturb the arrangement for some time and allowed this law to continue in operation as usual. Many of its principles appeared to the English as being repugnant to good government, natural justice, and common sense. तो ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूरी में, क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो शुरुआत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे जब उन्होंने कंट्रोल किया तो उन्होंने मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स को ही कंटिन्यू रहने दिया। तो प्रीवियस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया ताकि उसको लोग इजीली एक्सेप्ट कर पाए और इसी लॉ को कंटिन्यू करने दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही इस लॉ से, मतलब मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम से जो कि प्रेवलेंट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, उससे सेटिस्फाइड नहीं थी और उनको कहीं ना कहीं हमेशा ये लगता था कि ये मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स में या इंडियन रीजन में जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं जो कि उनको ऐसा फील होता था कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है या प्रॉपर जस्टिस डिलीवरी में इस तरह का लॉ का एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या, शुरू में एक्चुअली बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करे गए, धीरे धीरे शुरुआत करी जाती है कि वन बाय वन एक एक चीज को उठाकर उसको रिफॉर्म किया जाए। Many changes were introduced into it from time to time, so much so that in 1860, when the modern Indian Penal Code came into force, prevailing Mohammedan law of crimes, or rather the Anglo-Mohammedan law, had become detached from its base in the Mohammedan jurisprudence. तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करती है, इन सभी लॉज को वन बाय वन उठा के बदलने की कोशिश करती है। इनिशियल रिफॉर्म्स माइनर होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। The Mohammedan law arranged punishments for offences into four broad categories or classes, namely had, kisa, diya, and tasir. The Mohammedan law of crimes continued to be the law of the land for long, governing all in the mofsil without any distinction of caste or creed, but it did so only under the reforming hand of the English government. तो उस टाइम पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन आता है, तो मोहम्मदन लॉ में उस टाइम पीरियड में चार मेजर कैटेगरीज में पनिशमेंट को डिवाइड किया गया था। इसमें पहला है हद, दूसरा है कीसा और तीसरा दिया और तासीर। तो मोहम्मदन लॉ जो कि काफी लंबे टाइम पीरियड तक इन्हीं फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट पर चलती रही। मॉफसील रीजन में स्पेशली, डिस्ट्रिक्ट रीजन में स्पेशली, इस तरह के लॉ में शुरुआत टाइम पीरियड में कोई दखल अंदाजी नहीं करी गई और ये लॉ सभी पर इक्वली एप्लीकेबल था, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्रीड को बिलोंग करने वाला इंसान हो जो इस तीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा एरिया में रहा करता था। अब पनिशमेंट, हद पनिशमेंट्स की कैटेगरी में क्या क्या आया करता था। There were certain offences which merited had punishment. Had means boundary or limit. The idea was to prescribe, define, and fix the nature, the quality, and quantity of punishment for certain offences. तो पहली कैटेगरी है हद पनिशमेंट। हद पनिशमेंट जैसा कि नेम ही इसका सजेस्ट करता है कि वो एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स इसमें मेंशन थे कि भाई ये क्राइम होगा तो यही फिक्स सजा है,
जज का कोई डिस्क्रिशन इस तरह के मैटर्स में अलाउड नहीं था। जज अपने हिसाब से या उसकी इच्छानुसार जो है वो पनिशमेंट को इंक्रीज डिक्रीज या उसका फॉर्म नहीं बदल सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट था और उसमें कोई फेरबदल या कोई भी चेंज जो है इट वॉज नॉट अलाउड। The judge had no discretion in the matter. The prescribed punishments could not be increased, decreased, altered, or modified. If the offense was established, the prescribed punishment had to follow as a matter of course. जो भी एग्जैक्ट मेंशन इस कैटेगरी में किया गया था उसके लिए वो स्पेसिफिक पनिशमेंट ही दिया जाना था। Punishment by the way of had were of the following forms: stoning, scourging, amputation of limbs, and flogging. Some examples of the offences which the immutable punishments were prescribed were zina or illicit intercourse, death by stoning or scourging, theft, amputation of hands, and falsely accusing a married woman of adultery, scourging. तो हर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में हर, जैसा कि हमने देखा कि हर क्राइम के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट था। तो उसमें मेंशन था कि अगर कोई जिना के अपराध में पाया गया है तो उसको स्टोन पत्थर मार मार कर उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाना था। किसी के ऊपर थेफ्ट प्रूफ है कि भाई उसने चोरी करी है तो उसके हाथ पैर तोड़ जाने की सजा नियुक्त थी। तो इस कैटेगरी में सभी की फिक्स्ड पनिशमेंट हुआ करती थी और जज को वो ही अपने प्रोनाउंसमेंट में देनी होती थी। अब मेथड्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या थे? These punishments, barbarous as they might appear on the face, could only be inflicted with some important limitations or restrictions. ये पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट देखने को देखा जा रहा है कि भाई किसी को पत्थर मार मार के उसको डेथ पनिशमेंट उसका एग्जीक्यूट करना है या इस तरह का पनिशमेंट है, हाथ पैर तोड़ देने वाली चीजें भी मेंशन थी। तो बहुत स्ट्रिक्ट और बार्बरस निर्दयी तरीके के पनिशमेंट मेंशन थे। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस जो है या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि भाई एक फिक्स नंबर ऑफ विटनेस होंगे तभी इस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, या उस तरह की प्रायर कंडीशंस बहुत सारी थी। The savagery of the punishment was compensated by difficulty in getting a conviction. Any doubt would be sufficient to prevent the imposition of the had. तो एक फिक्स नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए, फिर उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, बहुत बारीकी से पूरा का पूरा केस स्टडी किया जाता था और फिर जो है प्रोनाउंसमेंट होती थी कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी का क्राइम है और इसके लिए ये सजा ऑलरेडी नियुक्त है। तो पनिशमेंट बहुत हार्श है, लेकिन उनको देने से पहले ये चीज देखी जाती थी कि भाई वो इंसान ने वो क्राइम एक्चुअली में किया है या नहीं है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के सभी प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करे गए हैं या नहीं। There may be full legal evidence of either 2 or 4 persons of perverted credit. As for example, a person guilty of zina could be punished only if there were 4 male eyewitnesses. In the circumstances, one could be convicted for the offense of zina until and unless one defied public decency and committed the offense in the open. An accused could be punished on a confession, but it had to be made 4 times before the qazi and it could be retracted any time. तो जैसा कि हमने देखा है कि फिक्स प्रोसीजर था, उस फिक्स प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही फाइनल जो गुनाह है या जो क्राइम है वो प्रूव किया जाता था। तो अगर ये भी ऑप्शन अवेलेबल था कि अक्यूज जो है कन्फेस करे, तो उस सिचुएशन में ही हैड टू बी डन फॉर 4 टाइम्स, 4 बार उसे उसी चीज का कन्फेशन करना होता था, सेम ही चीज का 4 बार काजी को। और कभी भी वो बीच में वापस अपना कन्फेशन वापस भी ले सकता था। तो बहुत सारे तरीके थे जिससे कि हम ये देखते हैं कि कोई भी पनिशमेंट हद कैटेगरी ऑफ क्राइम्स में उससे स्किप किया जा सकता है। Ta'zir means discretionary punishment. In this case, the kind and amount of punishment was left entirely to the discretion of the judge. तो हद के बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट है तासीर की, जिसका दिस वर्ड का मीनिंग ही डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट है। इस तरह के केसेस में पनिशमेंट क्या देना है ये टोटली जज की डिस्क्रिशन पर, उसकी मर्जी पर आधारित था। इट माइट बी इम्प्रिजनमेंट, एक्साइल, कॉर्पोरेट punishment, boxing of the ear, or any other humiliating treatment pronounced by the judge.
तो इस ताज़ीर का मतलब डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट है, और डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट यूजुअली किस टाइप के हुआ करते थे? इम्प्रिजनमेंट एक तरीका था, टोटल एग्जाइल एक तरीका था, कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी को थप्पड़ मार देना या इस तरह का कोई भी ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट दिया जा सकता था, which the judge thought it was fit. The courts were free to invent new punishment according to their whims and notions. These punishments could be inflicted for those offences for which there was no defined punishments. The number of such offences were inordinately large. तो कोर्ट इस तरीके के पनिशमेंट्स जो है अपनी मर्जी के अनुसार, जो भी उसे लगता था कि भाई ये पनिशमेंट ठीक नहीं है तो इसकी जगह दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है कोर्ट डिसाइड करता था। इस तरह के पनिशमेंट ज्यादातर कोई फिक्स्ड जैसे कैटेगरी नहीं थी, जैसे कि हमने हर लेवल ऑफ पनिशमेंट्स में देखा है, और इस तरह के ऑफेंसेस यूजुअली कोर्ट्स में ज्यादातर बहुत हाई नंबर में पाए जाते थे। The process of trial in such cases was simple in contrast to the cases coming under HUD. Conditions of conviction was not so difficult. This could be inflicted on a confession, evidence of persons, or even a very strong presumption. The whole of this part of criminal law being discretionary could be regulated by the sovereign. तो तासीर के केसेस में कोई फिक्स प्रोसीजर या बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं था क्राइम प्रूव करने के लिए या विटनेस के लिए, और बहुत इजी तरीके थे जो कि जज अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकता था। उसको लगता था कि भाई अगर उसको फील हो रहा है कि उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बस हल्का सा ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये क्राइम इसी ने ही किया है, प्रिजम्पशन के आधार पर भी इस सिचुएशन में पनिशमेंट दिया जा सकता था। सिंपल कन्फेशन हो उसके सिचुएशन में भी, जैसे हद में हमने देखा था कि 4 बार सिमिलर कन्फेशन करना होता था, लेकिन यहाँ पर तासीर वाले केस में हम देखते हैं कि सिंपल एक कन्फेशन काफी था, कोई भी 2 लोगों का एविडेंस काफी था, और सिंपल प्रिजम्पशन के बेस पर भी जज जो है वो पनिशमेंट अनाउंस कर सकता था अपने अनुसार। The whole of this part of the criminal law being discretionary could be regulated by the sovereign. जो रूलिंग अथॉरिटी है वो ताज़ीर पनिशमेंट्स को रेगुलेट अपने अनुसार जो है वो कर सकता था। अब हम देखते हैं थर्ड जो कैटेगरी हमने मेंशन करी थी, किसा और रिटेलिएशन वाज द थर्ड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। The principle of retaliation applied to cases of willful killing and to certain types of grave wounding or maiming, and gave to the injured person or his or her higher a right to inflict an injury on the wrongdoer. Kisa could be engaged with the blood money or the diya. तो थर्ड कैटेगरी जो हमने मेंशन करी थी, हद तासीर के बाद थर्ड है किसा। किसा का मतलब है रिटेलिएशन और बदला, ये थर्ड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था मॉडर्न लॉ ऑफ क्राइम्स में। तो इसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल था जिसके आधार पर इसको जो है वो दिया जाता था, वो था द प्रिंसिपल ऑफ रिटेलिएशन अप्लाइड टू केसेस ऑफ विलफुल किलिंग एंड टू सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेव वुंडिंग और मेमिंग। तो अगर किसी पर्सन के ऊपर ये प्रूव हो जाता था कि उसने मर्डर किया है विद फुल प्लानिंग, पूरा विलफुली, तो उस व्यक्ति के उस क्राइम के बदले नियर रिलेटिव्स या नियरेस्ट हायर जो है वो जो भी चाहे उसको पनिशमेंट में मांग सकता था। तो इस तरह, और इसके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल था जिसको दिया बोलते हैं, ब्लड मनी, जो फोर्थ कैटेगरी हमने मेंशन करी थी। ब्लड मनी का मतलब है अगर किसी ने आपके नियर एंड डियर वन का मर्डर कर दिया है तो उसको माफी के बदले हम उससे पैसे ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रावधान भी उस टाइम पीरियड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रेवलेंट था। In certain cases, no kisa but only blood money could be demanded. In all those cases where kisa was available, the heir of the deceased could accept blood money in lieu of the retaliation. तो बहुत बार ये भी देखा जाता था कि बदला लेने की बजाय रिटेलिएशन के उसको रिटेलिएशन छोड़कर रिलेटिव्स या नियरेस्ट हायर जो है ब्लड मनी क्लेम कर लिया करते थे। For intentional wounds and maiming, a fine could be accepted in lieu of retaliation. For unintentional injuries, only fine was awarded according to a fixed scale. तो अगर किसी ने जानबूझकर विद प्लानिंग किसी को चोट पहुंचाई है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाता था व्यक्ति के ऊपर, और अगर अनइंटेंशनल इंजरी है तो उसके लिए फिक्स्ड
प्रायर फिक्स्ड फाइन था कि भाई इतने इतना अगर इतना नुकसान हुआ है तो इसके लिए इतना अमाउंट पूरा को देना पड़ेगा। अब देते हैं हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन jurisprudence, crimes were divisible into two categories। तो मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स दो कैटेगरी पर आधारित था, दो कैटेगरी ऑफ क्राइम्स पर आधारित था। Those against God as drunkenness or adultery as being in themselves crime of a deeper and more atrocious type, crime against a man as murder and robbery। तो दो तरीके के गुनाह माने गए थे, एक जो गॉड के अगेंस्ट माना गया था जो ज्यादा ग्रेव और डीपर टाइप का माना गया है, और एक क्राइम अगेंस्ट मैन या ह्यूमन जैसे कि मर्डर और रॉबरी। इट वॉज ओनली द क्राइम्स ऑफ द फॉर्मर डिस्क्रिप्शन विच वर डीपली or deemed worthy of public vengeance. The latter, though in fact equally ruinous to the peace of the society, were given up to the discretion or caprice of the individuals. They were regarded as private injuries to be taken care of by the person injured. तो दो कैटेगरी है, एक जो गॉड के अगेंस्ट माना गया, एक ह्यूमन के अगेंस्ट माना गया है। जो गॉड के अगेंस्ट माना गया था उसमें ज्यादा सीरियस पनिशमेंट का प्रावधान था, जो कि और उसके अगेंस्ट अगर कोई किसी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट क्राइम कैटेगरी में आता है तो उसको ऑप्शन उसके लिए ऑप्शन दिया गया था कि भाई उसका नियरेस्ट रिलेटिव जो भी होगा, उसका नियरेस्ट हायर जो भी होगा, वो अपने हिसाब से अपने नुकसान का बदला ले सकता है। These offenses were punished by the state, but the basic notion was to secure satisfaction for the injured rather than to afford protection to others. The cases of murder, therefore, were taken into cognizance of on private complaint. The state did not consider it a part of its duty to prosecute such cases. तो ज्यादातर जो क्राइम्स थे, जो क्राइम अगेंस्ट मैन माने गए थे, उन सिचुएशंस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बदले का प्रावधान हुआ करता था, जो कि नियरेस्ट रिलेटिव्स ले लिया करते थे। और उस टाइम पीरियड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्टेट अपनी ये जिम्मेदारी नहीं मानती थी कि अगर किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाया गया है या किसी का मर्डर हो गया है तो वो सिर्फ एक प्राइवेट कंप्लेन की तरह ट्रीट किया जाता था कि भाई उस आदमी के, उस पर्टिकुलर रिलेटिव का मर्डर कर दिया गया है, तो उसकी अब हम उसके ऊपर छोड़ रहे हैं, उसकी इच्छा है वो उसे चाहे माफ कर दे, उसके बदले पैसे ले लिया, इस तरह का कुछ भी। तो इस तरह की सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सोचती है कि हमें यहाँ पर मर्डर की डेफिनेशन में, मर्डर के बदले कोई किसी की जान मांग रहा है, कोई पैसे लेके छोड़ दे रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पीरियड में ठीक नहीं लगती थी। लेकिन बावजूद इसके वो इस लॉ को लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यूस में रहने देते हैं, क्योंकि उनको फील होता है कि अचानक से किसी नई लॉ को लगा देना, अगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोई नई लॉ लगा दी गई अचानक से, तो उसको लोग जो उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उसको फिर अडॉप्ट करने में टाइम पीरियड जो है वो काफी लगेगा। अब मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स में बेसिक डिफेक्ट्स क्या क्या थे? तो अगर हम मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले हम मर्डर या होमिसाइड्स की बात करते हैं कि मर्डर एंड होमिसाइड्स वर रिगार्डेड एज प्राइवेट ग्रीवियंसेस। द राइट टू क्लेम कीसा और रिटेलिएशन was hak admi or the right of the man. It was not the right of the public or of the god. The misplaced power of life and death made the fate of the murderer largely depend on the caprice, venality or indifference of the deceased man's relatives. तो अब हमने अभी देखा कि जितने भी मर्डर्स थे, जितने भी विलफुल मर्डर्स थे, उस सिचुएशन में जो नियरेस्ट हायर था उसके पास ये अधिकार था कि वो अपने रिलेटिव का बदला ले सके, माफ कर सके, बदले के मर्डर के बदले पैसे ले सके। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है, जिसने वो मर्डर किया होता है, वो टोटली और फुल्ली उस व्यक्ति की दया पर उसकी लाइफ डिपेंड करती है। कि बहुत बार ये भी देखा जाता था कि कोई अगर किसी का मर्डर हो गया है तो नियरेस्ट हायर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, उसको लगता था कि कोई बात नहीं, उसको मर्डर कर भी दिया गया है तो कुछ खास फर्क नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है कि कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसके नियरेस्ट रिलेटिव को कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, तो वो जो मर्डरर है उसको कोई पनिश करने वाला नहीं है। Brahmin murderers were often escaped penalty for committing murder of a Hindu.
तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उस टाइम पीरियड में एक और मान्यता थी कि अगर किसी ब्राह्मण व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है तो हिंदू कम्युनिटी के लोग उस व्यक्ति को ये जो रिटेलिएशन है इससे टोटली फ्री कर दिया करते थे, ये सोचकर कि अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर हम कुछ, सपोज करा ब्राह्मण को कुछ पनिशमेंट दे दी तो हमारे लिए रिलीजियसली अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स को थोड़ा रेवर्ड माना जाता था। तो इस तरह के कई सारे नोशन थे जिसकी वजह से मर्डर होने के बाद, किसने मर्डर किया है वो भी पता होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी नियर रिलेटिव्स या हायर जो है, नियरेस्ट हायर है, वो कोई एक्शन नहीं लेता था मर्डरर के खिलाफ, क्योंकि उनके प्री कंसीव नोशंस होते थे कि अच्छा ये जिस व्यक्ति ने मेरे रिलेटिव को मारा है या मेरे फादर को, ब्रदर को या जो भी है उसको मारा है, वो ब्राह्मण कम्युनिटी का है, और अगर मैं उसको कोई पनिशमेंट दिलवाता हूँ तो बाद में मैं मुझ पर ही पाप चढ़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे नोशंस उस टाइम पीरियड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखे जाते थे। There are a number of cases to be found in the Bengal revenue consultations where murderers were pardoned by the next kin of the deceased persons after having received such paltry sums as 80 rupees or even 30, 20 or 10 rupees. Human lives had thus become very cheap. तो ये भी देखा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, इस तरह के जुडिशियल रिकॉर्ड्स में, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बहुत सारे लोगों ने अपने नियरेस्ट फैमिली मेंबर की डेथ या मर्डर, विलफुल मर्डर माफ कर दिया, और बदले में मर्डरर से 50 रुपए, 80 रुपए, 20 रुपए, इतने इतने छोटे अमाउंट लेकर उसको मर्डरर को फ्री छोड़वा दिया। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस में बहुत छोटी रह गई थी, कि कोई भी अपने नियर एंड डियर रिलेटिव का मर्डर के बदले 10-20 रुपए लेके मर्डर को छोड़ रहा है। तो इस तरह के प्रावधान, ब्लड मनी जैसे कॉन्सेप्ट को भी ईस्ट इंडिया कंपनी सही नहीं समझती थी। In cases where the murdered man was known to have left behind relatives, but none came forward to prosecute the murder, owing to their ignorance of the crime or other circumstances, the offender could not be punished. He had to be kept in prison till some of the relatives came forward to demand punishment. तो ये भी देखा जाता था बहुत बार कि मर्डर हो गया है, जिसने मर्डर किया उसका सबको पता है, उसको जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन क्योंकि कोई नियर रिलेटिव या उस चीज को परस्यू करने नहीं आया उसके केस को, तो वो मर्डर, जिस जिस व्यक्ति के ऊपर वो इल्जाम है कि उसने मर्डर किया है, वो सालों तक बिना किसी कोर्ट में जाए, बिना किसी पनिशमेंट के प्रोनाउंस हुए, सालों तक जेल में पड़ा रहता था, इस इंतजार में कि कभी जिसका मर्डर किया गया उसके घर परिवार से कोई आएगा और फिर जो है उससे रिटेलिएशन के थ्रू जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा। It was a rule of Mohammedan law that if one of the heirs of the murdered person pardoned him, the murderer could not then be executed even though the other heirs demanded his death. They were merely entitled to their share of blood money with the criminal paid. तो ये भी बहुत बार देखा जाता था, जैसे सपोज अगर किसी आदमी का मर्डर कर दिया गया है, उसके 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे को बुला के पूछा जाता था कि भाई हम आपके फादर का मर्डर कर दिया है, तो क्या पनिशमेंट जो है मर्डरर को मिलनी चाहिए। तो ये देखा जाता था कि 3 भाई जो है वो एग्री कर रहे हैं कि भाई इसको फांसी की सजा या डेथ पनिशमेंट दे दो, लेकिन एक भाई डिनाई कर रहा है कि भाई उसको ब्लड मनी लेके उससे उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखा गया था कि अक्सर जो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है वो छूट जाया करता था, क्योंकि कई सारे नियरेस्ट हायर्स से उनमें से एक ने भी डिनाई कर दिया कि मैं तो नहीं चाहता कि इसको डेथ पनिशमेंट दिया जाए, तो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कहने पर उसको डेथ पनिशमेंट से रिहा कर दिया जाता था, या डेथ पनिशमेंट उसको नहीं मिलती थी, सिर्फ ब्लड मनी देना होता। Murder and homicide were held to be justifiable under certain circumstances. Parents could not be sentenced to death for murdering their children. Grandfathers, grandmothers enjoyed a similar immunity in respect of their children. ये भी चीज देखी जाती थी कि बहुत सारे मर्डर्स को मर्डर ही नहीं मानते थे। जैसे अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का, अपने ग्रैंड चाइल्ड का मर्डर कर दे, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो सब चीजें मर्डर की कैटेगरी में नहीं काउंट होती थी। A person could kill a man who attempted to rape his wife. If a man killed another by throwing him from the upper floor of a house or throwing him down a well
or a river, strangulating him or striking him with his fist, stick, stone, club, or any other weapon on which there was no iron and which could not draw blood. He was only guilty of Sabi Ahmed, not of murder, and was liable for the payment of blood money. He could not be capitally punished. तो ये भी चीज देखी जाती थी कि अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर किस तरीके से हुआ है। अगर किसी ने किसी को छत पे से धक्का दे दिया, किसी को नदी में धक्का दे दिया है, इस तरह का कोई भी तरीका अपनाया गया, वो मर्डर ही नहीं माना जाता था। मर्डर सिर्फ तब माना जाता था जब अगर किसी ने किसी को धारदार हथियार से, आयरन टिप्ड हथियार से किसी को अटैक किया है और खून निकला है, तो ही सिर्फ मर्डर जो है मर्डर कंसिडर किया जाता था। अदरवाइज इसके अलावा जो भी तरीके किसी को मारने के लिए, जैसे जहर दे दिया है किसी को, तो वो मर्डर नहीं काउंट होता था। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता था कि पहले टाइम पीरियड में पॉइजन का इस्तेमाल जो है वो लोगों को दवाई के फॉर्म में भी दिया जाता था, माइनर अमाउंट। तो इस तरह के कई सारे नोशंस थे जिसकी वजह से सिर्फ एक ही तरीके के धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने पर या और खून निकलने के आधार पर ही किसी व्यक्ति का मर्डर मर्डर सिद्ध होता था। अदरवाइज इसके अलावा कोई और तरीका अगर किसी को मारने का अपनाया गया है तो वो मर्डर की कैटेगरी में ही नहीं डाला जाता। अब कई सारी चीजें विटनेस को लेकर भी प्रॉब्लम्स कई सारी उस टाइम पीरियड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखी जाती थी। जैसे रिलीजन को लेकर बायसनेस थी, जेंडर को लेकर भी बायसनेस थी। मोहम्मदन्स वर्ड वाज रिगार्डेड एज बीइंग इक्वल टू दैट ऑफ द हिंदूज। The evidence of two women was regarded as being equal to that of one man. The law required that there must be specific number of witnesses before an accused could be held guilty of a particular offense. Thus, for convicting a person of rape, it was necessary to have 4 witnesses who would swear that they saw the accused in the actual act of committing the offense. A thief could be convicted only on the evidence of 2 men or 1 man and 2 women, as evidence of 2 women was regarded equal to that of a सिंगल मैन। तो कई सारे बायसनेस भी थी। जैसे 2 हिंदू का विटनेस एक मुस्लिम विटनेस के बराबर माना जाता था। 2 विमेन वर इक्वल टू 1 विमेन 1 मैन। तो इस तरह का बायसनेस भी विटनेस में देखा जाता था। और फिक्स नंबर हुआ करता था कि थेफ्ट प्रूव होने के लिए इतने मेल इतने फीमेल, रेप प्रूव होने के लिए इतने मेल इतने फीमेल, इस तरह की चीजें। तो वो बहुत मेटिकुलसली जो है चीज मेंशन करी गई थी, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। फिर है तासीर पनिशमेंट। देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ तासीर। नो स्पेसिफिक पनिशमेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर। इसे हमने सेकंड कैटेगरी जो पढ़ी थी। No specific punishment was prescribed in this sphere. That is why the judges enjoyed a complete discretion to award any punishment to an offender. The punishment could be unduly severe or ridiculously light. There were no standard, no measure of punishment, and everything depended on the personal whim and caprice of the presiding judge. There was thus much scope for corruption and bribery in this respect. तो तासीर पनिशमेंट में जहां पर जज के पास पूरा का पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन था कि वो अपने हिसाब से पनिशमेंट दे सकता है, तो उस सिचुएशन में देखा जाता था इस तरह के केसेस में बहुत करप्शन की स्कोप था। और बहुत बार जो है जज जो है ब्राइब लेकर सीरियस क्राइम्स के लिए भी बहुत माइनर सा पनिशमेंट दे दिया करता था, क्योंकि उसके टोटली डिस्क्रिप्शन पर है, वो जो चाहे जिस तरीके का पनिशमेंट प्रोनाउंस कर दे, उसके ऊपर कहीं कोई फिक्सिटी, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं थी। अब हम कंक्लूजन में देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बंगाल अलाउड द मुस्लिम लॉ crimes to remain in force, but it was subjected to many reforms and changes, beginning with Lord Cornwallis. The process of adopting it to new social exigencies and ridding it of its primitive and archaic character continued unabated till India came to have the Indian Penal Code in 1860. तो जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स में जो जो भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्रिमिनल लॉस टाइम पीरियड में प्रेवलेंट थी 1860 से पहले के टाइम पीरियड में, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लंबे टाइम पीरियड से सोच रही थी कि रिफॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन एक्चुअली में रिफॉर्मेशन तब आता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस एरिया में आते हैं और उन्होंने धीरे धीरे करके पहले मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम्स को स्टडी किया, क्या उसमें बेसिक डिफेक्ट्स थे, मर्डर को लेकर क्या इश्यूज थे या इस तरह की चीजें थी, उनको 1 बाय 1 जो है पिक किया और उनमें रिफॉर्म किया
और फाइनली ये रिफॉर्मेशन का प्रोसेस लंबे टाइम पीरियड तक चलता है और फाइनली इंडिया में 1860 में इंडियन पीनल कोड जो है वो बनता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. The material for this particular presentation has been taken from a book, Outlines of Indian Legal and Constitutional History, written by MP Singh and published by Universal Law Publishing. Thank you all for joining.